हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मुख्य परीक्षा देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी अंतिम दौर में होगी। आज मैं आप लोगों के समक्ष 24 अप्रैल को जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गाइडेंस मैं देने वाला हूं। हाँ, जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद, है ना। तो आज का जो चर्चा का विषय है हमारा 24 अप्रैल को होने वाली जो मुख्य परीक्षा है उसमें महत्वपूर्ण जो टिप्स हैं, महत्वपूर्ण जो गाइडेंस है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। इस चर्चा को 2 हिस्सों में बांट करके मैं इस पर विचार विमर्श करूँगा। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अभी जो समय है इस समय आप किस तरीके से मेंस की तैयारी करें, और इसके बाद हम जानेंगे कि एग्ज़ाम देते समय आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो अभी 4 दिन का लगभग समय बचा हुआ है और ये समय बहुत निर्णायक होता है। इस समय आप लोगों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। इस समय हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि स्टूडेंट क्या है कि पढ़ाई में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपने बॉडी का ध्यान नहीं रख पाता है, समय पर खाना नहीं खाता है, प्रॉपर नींद नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू हो जाता है। तो हमें जो है अपने बॉडी का, शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हेल्दी फूड लेना है, समय पर खाना खाना है और समय पर सोना है ना। पढ़ाई के साथ साथ ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो आपकी जो तैयारी है वो व्यर्थ चली जाएगी, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसके अलावा मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको जो है अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपको लूज नहीं करना है ना। इसके लिए आपको जो है अभी डिस्कशन नहीं करना है। कई स्टूडेंट क्या है डिस्कशन हमेशा करते रहते हैं, किसी से पूछते रहते हैं, तो अब वो समय नहीं है। अब आपको जो है चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, फास्ट रिवीजन करना है ना। ना तो किसी से डिस्कशन करें और ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं करें जो आपको डिमोरलाइज करता हो, डिमोटिवेट करता हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी ध्यान रखना है। इसके अलावा जहाँ तक तैयारी की बात है, अभी आपके पास 4 दिन का समय बचा हुआ है। ये जो समय है इस समय पर आपको जो है फर्स्ट पेपर पर ही ज़्यादातर फोकस करना है। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि फ़र्स्ट पेपर मेरा ठीक है और कुछ सब्जेक्ट उसका, कोई सब्जेक्ट उसका वीक है, तो अभी 2 दिन यानी 19-20 को जो है वो 1 या 2 घंटे उस सब्जेक्ट को दे सकता है। जो सब्जेक्ट उसका अच्छा नहीं है, उस पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो 19-20 का समय जो है उसे वो 1-2 घंटे दे सकता है। लेकिन आगे का जो समय बचा हुआ है यानी 21, 22, 23, इसमें इस समय पर जो है हर स्टूडेंट को फर्स्ट पेपर पर ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर आपका अच्छा चला गया तो आगे के पेपर भी अच्छे रहेंगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए फ़र्स्ट पेपर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि पेपर हो जाने के बाद उस पेपर पर कोई आपको चर्चा नहीं करना है। कई स्टूडेंट क्या होता है कि पेपर दे के आते हैं, उस पर चर्चा करने लग जाते हैं, डिस्कशन करने लग जाते हैं, पूछते हैं, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पेपर हो गया है उसको सीधे रख दें, है ना, और अगले पेपर की तैयारी करें। सारे पेपर जब हो जाएं तब आपको उनका एनालिसिस एक साथ करना है। फिर आपको जो है जो उसमें मार्किंग वगैरह आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मार्किंग जो है आप कर लेंगे, है ना। लेकिन बीच में कुछ भी आप नहीं करने, नहीं तो क्या होगा, बीच में आपने कोई डिस्कशन किया, एनालिसिस किया और कुछ मिस्टेक आपको पता चल गई तो उससे आपको टेंशन हो जाएगा और उसका बैड इम्पैक्ट आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें पड़ेगा। इसलिए जो है पेपर जो हो जाए उसको सीधे आकर के रख दें, उस पर कोई भी विचार विमर्श आपको नहीं करना है। बीच का जो समय मिलता है, पेपर्स के बीच का जो समय मिलता है, मुश्किल से 6-7 घंटे का समय आपको मिलेगा। उस समय का पूरी तरीके से यूटिलाइज आपको करना है।
इसके लिए क्या है, पहले से सिनॉप्सिस तैयार की जाती हैं, संक्षिप्त नोट्स जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पेज का जो मैटर होता है उसको 1/3 पेज में हमें जो है लिख लेना होता है। तो उससे क्या होता है कि कम समय में हमारा पूरा जो पेपर है रिवाइज अच्छे से हो जाता है ना। अगर आपने सिनॉप्सिस नहीं तैयार की हैं, कई बच्चे तैयार करते हैं, कई नहीं कर पाते हैं, तो आपको जो है जो भी पेपर आपका आगे होने वाला है उसका फास्ट रिवीजन करें, उसकी हेडिंग देख लें, फैक्चुअल चीज़ें देख लें, एक तरफ से पूरा उसमें नहीं पढ़ें, है ना, क्योंकि पूरा पेपर रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर पूरा पेपर रिवाइज नहीं किया है तो आपको वहाँ पर आंसर लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है, आएगी, है ना। तो इसलिए जैसे भी हो जो है फास्ट रिवीजन करना है, सारी चीज़ें फैक्चुअल खास तौर से चीज़ें हेडिंग आपको अपनी नज़रों से गुजारना है। एग्ज़ाम जब चल रहा हो, एग्ज़ाम देते समय बीच में जो है आपको पूरी रात नहीं पढ़ना है ना। आजकल का कल्चर है कि स्टूडेंट पूरी रात पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। अभी भी कई लोग जो है लाइब्रेरी में पूरी रात पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा जो कर रहे हैं उनको अपनी दिनचर्या अभी से सुधारना पड़ेगी। वो जो है दिन में रात में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं। 3-4 दिन का जो समय बचा हुआ है उसमें आपकी जो दिनचर्या रूटीन है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और बीच में भी जो है आपको जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना है। अगर रात भर आप पढ़ करके पेपर देने जाएंगे तो आपका पेपर जो है गड़बड़ हो सकता है, बिगड़ सकता है। इसलिए जो है उस दौरान कभी भी पूरी रात आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई तैयारी की, किस तरह से आपको तैयार करना है ना। तो 4 दिन का जो समय बचा हुआ है उसमें आपको ज़्यादातर फर्स्ट पेपर पर ही फोकस करना है। कुछ जो सब्जेक्ट हैं उसमें 1-8 घंटे बीच में दे सकते हैं, है ना, लेकिन इतना समय मेरे पास नहीं बचा हुआ है। अब हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम देते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए आप लोगों को। आपके एडमिट कार्ड सभी के आ गए होंगे, डाउनलोड कर लिए होंगे, निकाल लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो एडमिट कार्ड अच्छे ढंग से देख लें पहले तो, है ना। एडमिट कार्ड में कुछ त्रुटि तो नहीं है, अगर त्रुटि है तो अभी आयोग से जो है जाकर के संपर्क करें, उसको सही कराएं। कई स्टूडेंट में अभी मेरी बात हुई थी तो सेंटर ही जो है अलग आ गया, उन्होंने सेंटर कुछ भरा था और कुछ आ गया, ऐसा भी हो जाता है ना। तो पहले से आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे। मान लीजिए सेंटर कुछ अलग भी आ गया है तो आप वहाँ जा कर के व्यवस्था कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अरेंजमेंट अपना कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो है पहले से एडमिट कार्ड देख लें, उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधरा लें, सही करा लें। सेंटर का पहले से आपको पता करना पड़ेगा, एट ए टाइम के लिए नहीं रखें, है ना। 1-2 दिन पहले जो है सेंटर का पता कर लें, जाके देख आएँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटीरियर में है या मिलने में प्रॉब्लम होगी तो जाके देख भी आ सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम का जो समय है 10 बजे का समय मेरे ख्याल से रहता है, तो उसके आधा घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना है ना। एग्ज़ाम सेंटर पहुंच करके वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स हों, है ना, कूल रहें और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें। आपको पेपर मिलेगा, कॉपी मिलेगी, तो उसमें जो भी प्रविष्टियाँ रहती हैं उनको ध्यान से पढ़ करके उनको फिल करना है। उसमें कोई किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं करना है, हड़बड़ाहट में कोई गड़बड़ नहीं कर देना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा लिखना स्टार्ट करने से पहले जो है आपको एक बार पूरा पेपर देख लेना है, सरसरी निगाह से देख लेना है और फिर लिखना स्टार्ट करना है। लिखने के लिए क्रम क्या होना चाहिए, इसको लेकर के स्टूडेंट में काफ़ी संशय रहता है ना। तो पहले हमें जो है 3 मार्कर्स लिखना चाहिए। 3 मार्कर्स पहले लिखें, फिर 11 मार्कर्स लिखें और फिर लास्ट में जो है 5 मार्कर्स लिखें। इस तरह का क्रम अगर आप रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। या जो क्रम पेपर में दिया रहता है उसी क्रम को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन वो क्रम मुझे सही नहीं लगता। मुझे सही यही क्रम लगता है जो मैंने आपको बताया है कि पहले 3 मार्कर्स, फिर 11 मार्कर्स और सबसे अंत में 5 मार्कर्स। 3 मार्कर्स पहले लिखने का फ़ायदा क्या होता है? 3 मार्कर्स लिखने का फ़ायदा ये होता है पहले कि कम समय में वो हो जाता है। फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, हमें याद रहती हैं। हम जैसे ही पढ़ के जाते हैं तो फैक्चुअल हमें जो है याद बने रहते हैं स्टार्टिंग में। तो हम फैक्ट जो है हमें याद है, फटाफट जो है पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, चलो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक रिदम भी बन जाती है लिखने की, है ना। इसके बाद 5 मार्क्स
मार्कर्स लिखें 11 मार्कर्स लिखेंगे तो चूँकि बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें ज़्यादा समय चाहिए होता है लिखने का, तो उनको बीच में हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर लास्ट में जो हमारे पास समय बचता है उसमें 10 क्वेश्चन आपको 5 मार्कर्स लिख के आना है। और उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको आ रहे हैं अच्छे से वो पहले कर लें, जो आपको नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, उनको बाद में 1 मिनट 2 मिनट बाद में जो टाइम बचे उसको जो है कंप्लीट करके आ जाएंगे। 5 मार्कर्स कुछ क्वेश्चन ऐसे उसमें रहेंगे जो आपको कम आ रहे होंगे या बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे, तो जो पहले आ रहे हैं उनको आपको पहले अटेम्प्ट करना है, चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो चाहे वो 11 मार्क्स का क्वेश्चन हो, है ना। और लास्ट में जो समय बचेगा उस समय में आपको जो है जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको फटाफट लिख करके आ जाना है। 3 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। हर पेपर में ये रहेगा, तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और सभी के साथ ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है उनको लिखने का प्रयास नहीं करें। कई स्टूडेंट क्या होता है उनके दिमाग में रहता है कि हमें तो लिखना है, छोड़ना नहीं है, और सीनियर जो हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं कि भाई आपको पूरा लिख के आना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, उसका ए भी पता नहीं है और फिर भी आप उसको लिख रहे हैं, तो उससे 2 नुकसान होंगे। एक तो आपका समय खराब होगा और इम्प्रेशन भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैं किसी क्वेश्चन में आपके आम के बारे में पूछा गया है और आप अमरूद के बारे में लिख रहे हैं, तो वो ये सोचेगा कि यार इसने तो बत्ती दी है और आगे भी इसने बत्ती दी होगी, भले ही आपने आगे बहुत सही लिखा है, अच्छा लिखा है, गलत नहीं लिखा है, लेकिन उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि इसने यहाँ पर गलत लिखा है तो आगे भी ऐसा किया होगा। तो इस तरह की गलती आप नहीं करें। आपको अगर क्वेश्चन 3 नंबर में नहीं आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे होंगे, तो उनको आप बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करें, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी के साथ ये होगा। बहुत रेयर केस में स्टूडेंट होंगे जो वो अटैम्प्ट कर पाएंगे, है ना, तो उनको छोड़ दें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चन हैं उनको किस तरीके से लिखना है। तो पहले हम बात कर रहे हैं 3 मार्कर्स के बारे में। 3 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं, अभी एक्चुअली जो पैटर्न चेंज हुआ है इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 3 मार्कर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे पूछे जाएंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, है ना। पहले 1 या 2 लाइन में लिखने को आता था पहला क्वेश्चन 3 मार्कर्स, अब जो है 1 लाइन या 10 वर्ड्स में लिखने को आएगा। ये पैटर्न है, आप सभी जानते ही हैं। तो अब जो है छोटा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसमें डायरेक्ट फैक्ट लिखना हो, है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसी संभावना है। और आपको इन क्वेश्चंस में 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस में सेंटेंस नहीं बनाना है। सेंटेंस कहाँ बनाना पड़ेगा? जिसमें अर्थ पूछा गया हो, डेफिनेशन पूछी गई हो, वहाँ पर आपको सेंटेंस पूरा लिखना पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चंस है उसमें सेंटेंस आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो है, जैसे डेफिनेशन की हम बात करें, डेफिनेशन में कभी कभी जो है वो उदाहरण नहीं पूछता, कभी उदाहरण से इसको स्पष्ट की ऐसा नहीं लिखा रहता है, लेकिन फिर भी हमें उसके एग्जाम्पल देना होते हैं। एक एग्जाम्पल दे करके उसको स्पष्ट कर देंगे तो आपका जो अर्थ आपने लिखा है वो पूर्ण हो जाएगा। बिना परिभाषा के, बिना उदाहरण के कोई भी आप अर्थ लिख रहे हैं तो अधूरा माना जाता है। अपनी तरफ से आपको जो है अर्थ उसमें लिखना ही, उदाहरण लिखना ही होगा, है ना। भले ही उसने उदाहरण लिखने को नहीं कहा हो, लेकिन आपको उसमें लिखना पड़ेगा। जैसे लोक प्रशासन का अर्थ आपको पूछा गया, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको पूछ ले, लोक प्रशासन या प्रशासन का अर्थ, संगठन का अर्थ, ये एक आध क्वेश्चन तो आपको आने ही है ना। तो लोक प्रशासन का अर्थ आपको पूछ लिया गया, तो इसमें जो है बहुत सारी डेफिनेशन है। इसमें मैंने नोट्स में भी डेफिनेशन बहुत सारी दी हैं, लेकिन एक छोटी डेफिनेशन आपको बताई मैंने क्लासेस के दौरान। जो है ज़्यादातर टॉपिक्स में 2 प्रकार की डेफिनेशन बताई थी। एक डेफिनेशन वो बताई थी जिसको हम 3 नंबर में लिखेंगे, और एक डेफिनेशन वो बताई थी जिसको हम 11 नंबर में लिखेंगे। तो जैसे लोक प्रशासन का अर्थ आपको पूछा गया है, तो आप जो है इस तरह से बताएंगे, विधिक सत्ता द्वारा निर्मित नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं को क्रियान्वित करने वाला विशिष्ट तंत्र लोक प्रशासन है ना। ये करीब 8 से 10 वर्ड में हो जाएगा
और फिर एक एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे मैंने नोट्स में भी एग्जाम्पल दिया, क्लासेस में बताया, कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण, उसमें हालांकि टीकाकरण लिखा है, लेकिन मैंने एक और वर्ड इसमें जोड़ दिया है, निःशुल्क। निःशुल्क क्यों? क्योंकि सरकारी क्षेत्र में, एक्चुअली लोक प्रशासन में तो सरकारी क्षेत्र, तो सरकारी क्षेत्र में टीकाकरण जो हो रहा है वो निःशुल्क हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टीकाकरण प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहा है। तो हम अगर उसमें निःशुल्क वर्ड यूज कर देंगे तो ज़्यादा परफेक्ट एग्जाम्पल होगा। कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण, है ना, तो ये एक नया वर्ड मैंने इसमें यूज किया है। तो ये हो गया इस तरह से लोक प्रशासन का अर्थ 3 नंबर में आपको अगर पूछा जाता है तो। इसके अलावा कभी कभी जो है 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्लियर ही नहीं होता है कि इसमें हमें क्या लिखना है, तो हमें जो है उससे जुड़ी हुई अन्य बातें भी लिख देना है। जैसे मैं उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, सिर्फ ये लाइन उसने लिखी है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, बहुत सिंपल चीज़ है, सभी को पता है। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वो सिर्फ क्षेत्रफल जानना चाह रहा है कि क्षेत्रफल से जुड़ी और बातें भी उसको बतानी पड़ेंगी हमें, वो भी जानना चाह रहा है। डिपेंड करता है उसकी मेंटलिटी पर, उसका जो मॉडल आंसर उसको दिया गया है चेक करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, हमें तो पता नहीं है, और अदर लोगों ने लिखा है। आपकी कॉपी जो है, आपकी कॉपी के पहले जितने लोगों की कॉपी है उसमें सभी ने अदर चीज़ें लिखी हैं, आपने सिर्फ क्षेत्रफल लिख दिया है, 308,252 वर्ग किलोमीटर आपने लिख दिया, बस हो गया। तो आपको पूरे 3 नंबर नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि क्लियर तो है नहीं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, सिर्फ क्षेत्रफल ही उसमें लिखना है कि क्षेत्रफल से जुड़ी और बातें भी लिखना। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लिख करके उसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि यह जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.3% है, मध्य प्रदेश का इस मामले में दूसरा स्थान है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये लगभग 10 से 15 वर्ड्स में कवर हो जाएंगे, वर्ड्स भी ज़्यादा नहीं है और पूरा क्षेत्रफल संबंधित पूरी बात हमने बता दी है। अब इसमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो, 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए 3 मार्कर्स में। एक संगठन संबंधी क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसने बोल दिया विश्व व्यापार संगठन, बस विश्व व्यापार संगठन आपको पूछा गया। अब विश्व व्यापार संगठन में जो है आपको कॉमा लगा के पॉइंट में लिखना है, स्थापना 1 जनवरी 1995, फिर उसी के आगे लिख देंगे गैड के स्थान पर, मुख्यालय जेनेवा ब्रैकेट में स्विट्जरलैंड, फिर इसका कार्य तीसरे पॉइंट में कार्य लिख देंगे। कार्य मतलब वैश्विक व्यापार को विनियमित करना, बहुत संक्षेप में आपको अपनी बात कहना है, इसी को कहते हैं गागर में सागर भरना, तभी आपको पूरे 3 नंबर मिल पाएंगे, है ना। तो 3-4 बातें आप मैंने बता दी, लेकिन वर्ड्स जो है वही के वही हैं, 10 से 15 वर्ड्स ही उसमें हुए, है ना। 10 वर्ड्स आपको लिखे हुए हैं, बताए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 वर्ड्स, हर में 10 वर्ड्स तो आ नहीं सकते। 10 से 15 वर्ड्स आप अगर लिख रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो चेक करने वाले को प्रॉब्लम होगी ना आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप ज़्यादा लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन भी आपके छूट सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। 3 लाइन अभी दे रहे हैं, देखो 3 लाइन आ रही हैं, तो उसमें लिखा 1 लाइन या 10 वर्ड्स, तो 3 चीज़ें जो है 3 लाइन दी गई हैं, तो 3 लाइन का हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें स्थापना लिख दी, इसमें लिख दिया मुख्यालय, और इसमें लिख दिया कार्य या उद्देश्य, जो भी आपको उसमें लिखने की रिक्वायरमेंट हो, ऐसे। तो इतना अगर आप लिख दें तो 10 वर्ड्स ही होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाइन में ही आपको पूरा लिखना है, क्योंकि 3 लाइन आपको दी गई हैं, तो ऐसे 3 लाइन का पूरा यूज करें, लेकिन 10 वर्ड्स से ज़्यादा, 10 वर्ड्स 15 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं हो। 20 वर्ड्स बहुत ज़्यादा, जैसे अब डेफिनेशन है 20 वर्ड्स भी आप लिखेंगे तो चल जाएगा डेफिनेशन में। जैसे एथिक्स के जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो उसकी पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हमें उसको कंपैक्ट करके जो है आंसर तैयार करना होता है, ठीक है। तो एक ये तीसरे प्रकृति का क्वेश्चन हो गया 3 मार्कर्स में। एक में शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म पूछते हैं, है ना। शॉर्ट फॉर्म जो है 3 नंबर में पूछ लेते हैं, 5 मार्क्स में भी पूछ लेंगे आपको। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है कि हमें पहले इसका फुल फॉर्म लिखना होता है, ये विशेष ध्यान रखना है।
आपने डायरेक्ट DRDO पूछा तो उसका स्थापना लिख दिया, मुख्यालय लिख दिया, उसका कार्य लिख दिया, तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। पहले DRDO का फुल फॉर्म आपको लिखना है, DRDO का पूर्ण रूप, है ना, DRDO हिंदी में देगा वो, DRDO पूर्ण रूप। इसका पहले इंग्लिश में, देवनागरी लिपि में इंग्लिश जो है उसको लिखेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये हो गया पहला ही लाइन। फिर स्थापना 1958, उसके आगे नई दिल्ली कर देंगे या मुख्यालय नई दिल्ली कर देंगे। फिर लास्ट तीसरी जो लाइन है, इसका कार्य प्रतिरक्षा से जुड़े मामलों का अनुसंधान करना। बस, तो ये जो मैंने मैटर बताया है, ये मैटर 10 से 15 वर्ड्स में आपका कवर हो जाएगा, लेकिन सारी बातें यहाँ पर मैंने बता दी। एक ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा कभी कभी स्पष्ट एकदम क्लियर नहीं होता है कि उसमें क्या लिखना है। जैसे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसमें आपको प्रधानमंत्री लिखना है, उसका नाम भी लिखना है। आपने सिर्फ लिख दिया नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, नाम भी लिखना पड़ेगा। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, ब्रैकेट में पदेन लिखना जरूरी है, होता है, वर्तमान में ये है, ऐसा। ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है अंतर से संबंधित, 3 मार्कर्स में अंतर से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो अंतर से संबंधित क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ होता है लिखना, अब खासतौर से क्योंकि 1 लाइन या 10 वर्ड्स वो कह रहा है, लेकिन इसको भी हम जो है शॉर्ट में लिख सकते हैं, ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं। अगर आप जो है एक अंतर लिखेंगे तो भी 10 वर्ड्स हो जाएंगे। जैसे मैं आपको 2 तरीके से इसको बता रहा हूँ, जैसे मौलिक अधिकार और DPSP, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में आपको पूछा गया, पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो एक तरीका ये हो सकता है कि एक ही लाइन में आप जो है एक अंतर बता दो। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि DPSP प्रवर्तनीय नहीं है। ये हो गया, तो ये एक अंतर हो गया। लेकिन इसमें हो सकता है आपको 3 नंबर नहीं दे, 1 नंबर 2 नंबर दे। तो चूंकि अब 3 लाइन आपको मिल रही हैं, तो आपको जो है 3 पॉइंट 3 अंतर बहुत संक्षेप में बता देना है। इधर मौलिक अधिकार और DPSP, 3 अंतर में 15 वर्ड्स में लगभग ये आ जाएगा, ये मैटर, है ना। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, एक ये पॉइंट हो गया। निलंबन ना होना, सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक। बस अब ये आप अगर वर्ड्स गिनेंगे तो 15 वर्ड्स से कम में ये मैटर मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको जो है 15 जो मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने लगभग सारी प्रकृति के क्वेश्चन आपको बता दिए जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं 5 मार्क्स की। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। टेस्ट सीरीज भी बच्चे देने आए हैं, तो उसमें भी कई लोगों ने कुछ भी लिखा है, मैंने कई लोगों को समझाया भी है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको 1 या 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है। कई बच्चे सीधे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। पहला मतलब स्टार्टिंग ही पॉइंट से करते हैं, जो सही नहीं है, है ना। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो है, जैसे आपको पूछा गया पद सोपान के लक्षण लिखिए, पद सोपान के लक्षण लिखिए, ये क्वेश्चन आप पूछा गया। तो पद सोपान का पहले आपको अर्थ बताना है ना। पद सोपान का अर्थ बता देंगे बहुत संक्षेप में, 1 से 1.5 लाइन में लगभग हो जाता है। और फिर लक्षण लिख करके सीधे पॉइंट में आ जाना है उसको। कई बच्चे क्या है, पद सोपान के निम्नलिखित लक्षण हैं। अब निम्नलिखित लिखने की क्या ज़रूरत है, 1 लाइन आप खराब कर रहे हैं। कई लोग तो स्टार्टिंग यहीं से कर देते हैं। तो मैंने समझाया कि भाई निम्नलिखित लक्षण ये लिख रहे हैं, तो उसकी जगह पद सोपान का अर्थ ही लिख दो आप, या किसी का अर्थ ही लिख दो, ठीक है। तो निम्नलिखित नहीं लिखना, सीधे लक्षण और पॉइंट, ठीक है। पॉइंट जो है आपको बहुत संक्षेप में लिखना है, जिससे आपके 6 से 7 पॉइंट आ जाए। अगर आप पॉइंट बड़ा लिखेंगे तो आपको पता चला कि 3 ही पॉइंट आ पाए, 4 ही पॉइंट आ पाए।
है ना। तो उसका तरीका ये है कि उसको पॉइंट ज़्यादा देखना चाहिए। एग्जामिनर को, चेक करने वाले को पॉइंट ज़्यादा देखेंगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, है ना। मैटर वही है, लेकिन आपने पॉइंट कम लिखे हैं तो नंबर आपको कम मिलेंगे, है ना। और यहाँ पर हेडिंग नहीं लिखना है, ये ध्यान रखें। 5 मार्कर्स में हेडिंग नहीं लिखना है, सीधे पॉइंट लिखना है। और जो वर्ड जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको बीच में अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन बहुत ज़्यादा नहीं करें, कई स्टूडेंट की आदत रहती है कि उसको बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं, तो वो भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है, नुकसान हो सकता है आपको, क्योंकि उसको पहचान चिन्ह के रूप में भी मान सकता है वो, तो कॉपी आपकी नहीं चेक होगी। ऐसा हुआ है पहले, है ना। तो ये ध्यान रखें, एक बार ऐसे लाइन खींचना है उसके नीचे बस। और इसमें एक चीज़ और हम कर सकते हैं इम्प्रेशन बताने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे करके कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी यहाँ 5 मार्कर्स में कर सकते हैं, जो कम होती है नॉर्मली, उसमें ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती 5 मार्कर्स में। कुछ डायग्राम बनाना, चार्ट बनाना, लेकिन हम बना सकते हैं बहुत छोटा, है ना। कोई फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, मैप है ना। जैसे ज्योग्राफी संबंधी कोई क्वेश्चन आता है तो छोटा सा मैप, ऐसे एमपी का मैप या इंडिया का मैप बना सकते हैं, उसमें एक चीज़ दर्शा सकते हैं इस टाइप से, है ना। मैप बनाने का भी एक तरीका मैंने कई बार बताया बच्चों को। जब हम मैप बनाते हैं तो उसमें 2 चीज़ों को दर्शाना बहुत ज़रूरी होता है ना। मैप, कहीं भी मैप बनाएं, चाहे वो 5 मार्क्स के हिसाब से हो, चाहे वो 11 मार्क्स के हिसाब से हो, उसमें मैप बनाने की दो चीज़ें दर्शाई जाती हैं। एक तो कर्क रेखा को बताया जाता है, कर्क रेखा कहाँ से कहाँ गुजरी है, और दूसरी चीज़ उसमें बताई जाती है राजधानी। जिस देश का या जिस राज्य का मैप आप बना रहे हैं, वैसे तो आपको इंडिया का मैप बनाना है और एमपी का मैप बनाना है ना। यूपी का मैप, कर्नाटक का मैप तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी मैप बनाए उसमें आपको राजधानी बताना पड़ेगी और उसके कर्क रेखा वहाँ से गुजारनी पड़ेगी जहाँ से गुजरती है, जिससे ये पता चल जाता है कि किसका मैप है। नहीं तो पता चला कि आप बना रहे हैं मध्य प्रदेश का, लग रहा है वो कर्नाटक का, है ना। तो अगर आप भोपाल लिख देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि भाई भोपाल का ही मैप है, मध्य प्रदेश का ही मैप है ना, इस तरह से। तो मैप या छोटा सा ग्राफ भी बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से आपको बनाना होता है 11 मार्क्स में और 5 मार्क्स में। 5 मार्क्स में गुंजाइश कम रहती है, 11 मार्क्स में तो आपको ये सारी चीज़ें करना ही पड़ेंगी, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आंसर में आपको कंक्लूजन नहीं लिखना है। हाँ, अगर कोई इम्पोर्टेंट बात उसकी आपको पता है, कोई नई चीज़ उससे संबंधित है, पता है आपको, तो एक लाइन में जो है उसको नीचे बता सकते हैं। कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत 5 मार्क्स में नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गई बात 5 मार्क्स की। 11 मार्क्स में क्या है, देखिए 11 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क ला सकते हैं, तो इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने बताया है कि 11 मार्क्स को जो है बीच में जो है सॉल्व करें, 3 मार्कर्स और फिर 11 मार्कर्स करें, ताकि ज़्यादा समय उसमें हम दे सकें। क्योंकि 200 वर्ड्स में लिखना है, 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, पता ही है आप लोगों को, है ना। 200 वर्ड्स में जो है 5 क्वेश्चन आपको लिखना है, तो उसमें ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। 11 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको 7, 8 नंबर, 9 नंबर तक आ सकते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसको लिखा है ना, प्रेजेंट किया है। तो 11 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अनिवार्य रूप से लिखना है, ये ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का लिखना है, कंक्लूजन आपको 2 से 3 लाइन का लिखना है ना। इंट्रोडक्शन मैंने कई बार बताया कि इंट्रोडक्शन जो है वो इतिहास से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन का जो प्रारूप होता है, आंसर का जो प्रारूप होता है, उसमें यही होता है कि हम जो है उसके इतिहास से स्टार्ट करते हैं और उसको धीरे धीरे लाते लाते वर्तमान में उसको छोड़ देते हैं। यानी इंट्रोडक्शन जो है उसका इतिहास होता है, इतिहास से संबंधित चीज़ें इंट्रोडक्शन में लिखी जाती हैं और वर्तमान से संबंधित चीज़ें कंक्लूजन में लिखी जाती हैं। यानी कंक्लूजन में वर्तमान उसकी प्रासंगिकता बताई जाती है, वर्तमान से उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा इस तरह से आंसर का पैटर्न है, प्रारूप है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको जरूरी है, अनिवार्य रूप से करना पड़ती है और इसी में मौलिकता भी दिखती है ना। लिखने की मौलिकता
दो चीज़ों में दिखती है, एक तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, क्योंकि बीच का जो मटेरियल होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। आप जो चीज़ है उसकी वैसी आपको लिखना पड़ेगी, उसमें बहुत ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। और नंबर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के आधार पर ही डिसाइड होते हैं, है ना, क्योंकि स्टार्ट करते हैं तो वो 3-4 लाइन में पता लगा लेता है आपकी मौलिकता, और एंड में जो है कंक्लूजन जब पढ़ता है और उसको पढ़ कर के वो मार्क्स देता है तो उसका कंक्लूजन का बहुत फ़र्क पड़ता है। अंत भला तो सब भला, अंत अगर आपने अच्छा किया है तो आपको मार्किंग अच्छी हो जाएगी। तो ये है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि 11 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज़रूर करना है। क्वेश्चन की प्रकृति के अकॉर्डिंग जो है आपको उसमें डायग्राम, मैप, पाई चार्ट, चार्ट, टेबल, ग्राफ, जो भी रिक्वायर्ड हो उसके हिसाब से आपको उसमें बताना है। अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे परसेंटेज में कमी वृद्धि हो रही है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। जैसे जन्म दर मृत्यु दर का क्वेश्चन है ना, जनसंख्या का क्वेश्चन है, वृद्धि का लिंगानुपात का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको जो है ग्राफ बनाना होगा। लेकिन इसके लिए कम से कम 2-3-4 वर्षों के डेटा आपको पता होना चाहिए, तब आप ग्राफ बना पाएंगे। जैसे गरीबी बेरोजगारी संबंधी कोई क्वेश्चन आता है तो पुराने आपको डेटा गरीबी बेरोजगारी के पता है तो आप ग्राफ बना करके समझा देंगे। पाई चार्ट कहाँ बनता है, जब अलग अलग परसेंटेज हों, है ना। जैसे जीडीपी में तीनों सेक्टर्स का योगदान ऐसा आता है तो उसमें पाई चार्ट बना करके उसको बता सकते हैं। जैसे ऊर्जा का क्वेश्चन आता है, अलग अलग ताप विद्युत है ना, जल विद्युत है, इनके आंकड़े जो रहते हैं उनको जो है पाई चार्ट में हम बताते हैं। तो इस तरीके से जो है अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। मैप, ज्योग्राफी संबंधी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें मैप ज़रूर आपको बताना है, बनाना है ना। तो ये है इस तरीके से इसका लिखने का पैटर्न। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो समझ भी नहीं आते हैं कि इसमें लिखना क्या है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं 11 मार्क्स में, हालांकि सभी में क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको जो समझ में नहीं आएगा क्या लिखना है, लेकिन आपको उसमें लिखना पड़े। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसको लिखें। अगर ऐसा है कि इसको लिखना ही पड़ेगा तो फिर उसको अच्छे ढंग से समझ करके आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपको देकर के बताता हूँ। जैसे उसमें क्वेश्चन ऐसे ज़्यादातर पूछा जाता है, जैसे उसने पूछा कि एनजीओ, सामुदायिक विकास में एनजीओ की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ऐसा सामुदायिक विकास में एनजीओ की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये 11 मार्क्स में आया हुआ है मेरे ख्याल से, अभी भी आ सकता है, क्योंकि एनजीओ का क्वेश्चन पॉलिटी में भी है और उधर सोशोलॉजी में भी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें अच्छे से तैयार करके रखना होता है। जैसे पंचायती राज है, पंचायती राज आपके सोशोलॉजी में भी दिया हुआ है और पॉलिटी में भी दिया हुआ है, तो इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना आप लोग, इनके संबंध में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब उसमें 3 चीज़ें हैं, देखो, एनजीओ की सामुदायिक विकास या ग्रामीण विकास में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो उसमें एनजीओ क्या है वो बताना पड़ेगा, सामुदायिक विकास में उसकी भूमिका आपको बताना है, फिर उसकी आलोचना करना है, फिर उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मतलब होता है कि उसकी सकारात्मक चीज़ बताना है। हमने जो उसकी नेगेटिव चीज़ बताई, आलोचना बताई है, तो वो क्या वास्तव में सही है, सही हमने उसकी आलोचना की है, तो उसका जो है हमें सकारात्मक पक्ष बाद में बताते हुए उसको एंड करना है। हमेशा किसी चीज़ की जो एंडिंग करें वो एंडिंग जो है सकारात्मक रूप से होनी चाहिए, इसी को कहते हैं मूल्यांकन। एक्चुअल में जो चीज़ हो रही है, जो लोग कह रहे हैं, वो सही है या गलत है, उस परिप्रेक्ष्य में हमें मूल्यांकन करना होता है। तो मूल्यांकन में हमें जो है उस चीज़ की सकारात्मक बातें बताना होती हैं, सकारात्मक पक्ष बताना होता है, और एंड उसका जो है सकारात्मक रूप से करना होता है। जैसे कोई भी आप पिक्चर देखते हैं तो बीच में सब गड़बड़ चलती रहती है और लास्ट में जो है सब सही हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हैप्पी एंडिंग। तो ऐसे ही आंसर की हमें एंडिंग जो है हैप्पी तरीके से करना है, सकारात्मक तरीके से करनी होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके अलावा एक क्वेश्चन जैसे आपको पूछा है कि भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है
उसमें संघात्मक तथा एकात्मक दोनों तत्वों का समावेश है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में संघात्मक तथा एकात्मक दोनों तत्वों का समावेश है। अब इसमें आपको पहले तो प्रक्रिया बताना पड़ेगी, संशोधन प्रक्रिया बताना पड़ेगी क्या है, फिर संघीय व्यवस्था क्या है, फिर संघीय तत्व क्या है उसमें, फिर एकात्मक व्यवस्था क्या है, एकात्मक तत्व क्या है, कैसे हम कह रहे हैं कि उसमें संघीय तत्व विद्यमान है और एकात्मक तत्व विद्यमान है, दोनों कैसे तत्व विद्यमान। तो पहले आपको संघीय बताना पड़ेगा, संघीय चीज़ क्या है, संघीय व्यवस्था क्या होती है, फिर उसमें कौन से तत्व इसके अंतर्गत आ रहे हैं, प्रक्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं, फिर एकात्मक तत्व के एकात्मक व्यवस्था क्या होती है और हमारी जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है उसमें कौन सा एकात्मक तत्व है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ करके उसको एक्सप्लेन करना है, उसको लिखना है। 11 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही निर्णायक होते हैं, ध्यान रखें, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, है ना। क्वेश्चन का जो सिलेक्शन करते हैं 11 मार्क्स में चॉइस रहती है, पहले भी रही, इस बार भी रहेगी मेरे ख्याल से, है ना। तो उसमें जो चॉइस रहती है उसका सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं बहुत परंपरागत क्वेश्चन रहते हैं, उनको अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे, बहुत कम नंबर मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो उनमें नंबर मिलते हैं, मतलब नए क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम नई चीज़ डाल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, नए एग्जाम्पल से उसको जो है समझा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ही जो है हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। परंपरागत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मजबूरी है, तो फिर परंपरागत क्वेश्चन हमें करना जरूरी हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगी। फिर उसको आप अच्छे तरीके से, नए तरीके से उसको प्रेजेंट करेंगे तो उसमें भी नंबर मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने का है। इसके अलावा निबंध में भी यही आता है। निबंध में भी जो है कुछ ऐसे निबंध आते हैं जिसमें नंबर मिलते ही नहीं है, जैसे साहित्य से जुड़े हुए निबंध होते हैं, है ना, लैंग्वेज से जुड़े हुए निबंध होते हैं, भाषा संबंधी निबंध है, हिंदी संबंधी निबंध है। तो इन निबंधों में नंबर बहुत कम मिलते हैं। तो निबंध को सिलेक्ट करने में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब निबंध को तो आपको पता है कि एक निबंध जो 1000 वर्ड्स का आएगा उसमें जो है टॉपिक दिए गए हैं, आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए, उन्हीं में से पूछना है। और दूसरा जो निबंध आएगा उसमें करंट अफेयर संबंधी पूछे जाना है निबंध, उसमें टॉपिक नहीं दिए गए हैं, है ना। तो आपको जो है 1000 वर्ड्स का और 500 वर्ड्स के जो क्वेश्चन हैं, निबंध हैं, इनको बहुत सावधानीपूर्वक करना है। अभी जो टेस्ट सीरीज हो रही थी तो उसमें कई बच्चों ने निबंध बहुत गलत तरीके से लिखा था। निबंध का जो पैटर्न होता है ना, आप उसमें चले जाइए बड़े हॉल में। निबंध लिखने का पैटर्न एक्चुअली अलग होता है, क्वेश्चन का आंसर लिखने का पैटर्न अलग है। तो कई लोगों ने क्या है कि आंसर जो क्वेश्चन का आंसर लिखने का पैटर्न वैसे ही निबंध लिख दिया, तो यहाँ पर हमने समझाया था। तो दोनों में फ़र्क रहता है। निबंध जो होता है उसमें किसी प्रकार की कोई हेडिंग नहीं दी जाती है, ना तो हेडिंग देते हैं, ना पॉइंट देते हैं, ना उसमें कोई डायग्राम, चार्ट, पाई चार्ट, उसमें कुछ भी नहीं बनाया जाता है। पैराग्राफ में उसको लिखा जाता है, ठीक है। हाँ, उसमें एक चीज़ कर सकते हैं, उसकी रूपरेखा हम स्टार्टिंग में बता सकते हैं। रूपरेखा में जैसे प्रस्तावना है, लक्षण है, गुण है, दोष है ना, कारण है, निदान है, सुझाव है, जो भी निष्कर्ष है। तो इस तरीके से जो है रूपरेखा आउटलाइन उसकी बता करके और फिर पैराग्राफ में उसको पूरा हम करते हैं। पैरा जो है होना चाहिए, ये आपको 11 मार्क्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको हेडिंग दे के लिखना पड़ेंगे। तो उसमें हेडिंग जो है आपको बहुत बड़ी नहीं लिखना है, मतलब हेडिंग का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। वहाँ भी ये ध्यान रखा जाए, जैसे मैंने बताया कि पॉइंट जो है, जैसे 5 मार्क्स में पॉइंट जो है बहुत छोटे होना चाहिए, जिससे पॉइंट ज़्यादा आ जाएँ, 6 से 7 पॉइंट आ जाए। वही चीज़ 11 मार्क्स में आपको ध्यान रखना है। 11 मार्क्स में जो हेडिंग कम से कम 8-10 हेडिंग आना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन छोटा होना चाहिए।
अगर आपने डिस्क्रिप्शन ज़्यादा लिखा है तो हेडिंग आपकी कम हो जाएंगी, 5-6 हेडिंग रहेंगी, है ना। 8 से 10 हेडिंग आपको देना है और डिस्क्राइब बहुत शॉर्ट में करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे 11 मार्क्स में जिनको पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा, जैसे कोटेशन होते हैं, तो कोटेशन तो पैराग्राफ में ही आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसमें पॉइंट तो लिख नहीं पाते हैं, है ना। यूपीएससी में जैसे ज़्यादातर कोटेशन आते हैं तो यूपीएससी में जो है पैराग्राफ में ही आंसर लिखा जाता है। ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि यूपीएससी में पैराग्राफ में लिखते हैं, यहाँ पर पॉइंट में लिखते हैं, हेडिंग में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। पैटर्न पर क्वेश्चन की प्रकृति के हिसाब से ऐसा होता है। क्वेश्चन की प्रकृति अगर फैक्चुअल है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, उसके लक्षण, गुण, दोष, विशेषताएं पूछी हैं, तो आपको पैराग्राफ उसका हेडिंग पॉइंट में लिखेंगे। अगर उसने कोई कोटेशन को डिस्क्राइब करने को पूछा है तो पैराग्राफ में लिखेंगे। तो पैराग्राफ भी जो है निबंध का हो या यहाँ 11 मार्क्स के आंसर का पैराग्राफ हो, पैराग्राफ जो है आपको छोटा बनाना है, मतलब 5 से 6 लाइन का पैराग्राफ आपका होना चाहिए, है ना। इससे बड़ा पैराग्राफ नहीं, 5 से 6, 7 लाइन बस। जैसे 1000 वर्ड्स का है आप निबंध लिखेंगे तो उसमें पैराग्राफ बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर 200 वर्ड्स का जो है आंसर हम लिख रहे हैं तो उसमें पैराग्राफ 5-6 लाइन का बहुत हो गया, 4 से 5 लाइन। 500 का निबंध लिखेंगे तो उसमें 5-6 लाइन का पैराग्राफ चल जाएगा, है ना, 4-5-6 लाइन का। तो बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। और एक जो बात हम कह रहे हैं वो बात एक पैराग्राफ में पूरी हो जाना चाहिए। पैराग्राफ हमारा अगर चेंज हम कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ में दूसरी बात हमें बतानी है, ठीक है। तो एक बात हमें एक पैराग्राफ में समेटनी है और हमारा पैरा चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारी बात भी उससे संबंधित दूसरी बात हम करने वाले हैं। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होती है पैराग्राफ जब हम लिखते हैं, है ना। और उसमें एनालिटिकल चीज़ें हमें बतानी होती हैं पैराग्राफ के अंतर्गत। अब निबंध की जहाँ तक बात है, कई बच्चे निबंध क्या क्या पूछी जाएंगे ये भी क्वेश्चन कई लोग कर रहे हैं। तो निबंध एक तो 1000 वर्ड्स के जो निबंध हो तो क्लियर है कि उन्हीं में से जो आपको टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। जो करंट अफेयर्स के हैं वो थोड़ा सा गेसिंग वाली बात वहाँ पर आ जाती है। तो इसमें जो है जो भी मामले अभी चल रहे थे उनसे संबंधित चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, है ना। जैसे हिजाब विवाद वाला जो टॉपिक अभी बहुत चला है बीच में, मॉब लिंचिंग लगातार ही चल रहा है ना। हिजाब विवाद है, मॉब लिंचिंग है, कश्मीर का जो कश्मीर की समस्या है, पाक प्रायोजित आतंकवाद है ना, कश्मीर विवाद है, अभी यूक्रेन रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसका भारत पर प्रभाव, ये मैंने निबंध भी दिया था, है ना। रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर प्रभाव, इस तरह का मैंने निबंध दिया था, है ना। इसके अलावा इन्वायरमेंट संबंधी, जैसे अब जलवायु परिवर्तन है, इन्वायरमेंट संबंधी, ग्लोबल वार्मिंग, इनसे संबंधित क्वेश्चन आती हैं। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। एमपी से रिलेटेड आत्मनिर्भर भारत है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से संबंधित पूछा जाएगा, है ना। आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे ये बहुत चल रहा है अभी, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव संबंधी जो है निबंध आपको पूछ सकता है ना। बाकी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, खैर वो तो उसमें आ जाएंगे जो 1000 वर्ड्स वाले निबंध है ना। बेरोजगारी है। देखिए अर्थव्यवस्था संबंधी एक आध निबंध जरूर पूछा जाएगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव आए हैं, तो उससे संबंधित निबंध जरूर आपको पूछा जाएगा, उसको अच्छे से आप तैयार कर लें, करंट अफेयर्स से संबंधित और उधर बेसिक निबंध, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं मेरे ख्याल से। और आगे की जो एग्ज़ाम आने वाली हैं, अभी तो पहले मुख्य परीक्षा है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और सिलेक्ट हों। इसके अलावा किसी को कोई कुछ अगर पूछना है, कोई किसी को डाउट है या किसी को कोई मटेरियल की ज़रूरत है तो वो ले सकता है यहाँ पर आकर के, या फ़ोन कर सकता है मुझे या ऑफिस में फ़ोन कर सकता है। किसी प्रकार की किसी को मदद की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो जो है डायरेक्टली मुझसे जो है संपर्क करके और बातचीत कर सकता है, पूछ सकता है।